असीम वकार साहब, मैं शहजाद जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आपको सुनाना चाहती हूं। The reports of minorities being attacked in Bangladesh are concerning. The government and authorities of Bangladesh have a duty under international law to protect life, limb and property of minorities. पार्लियामेंट में क्या कहा था? मोदी देश मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। मोदी सरकार जो है वो नफरत करती है मुसलमानों से। वहां मुसलमान कह सकते हैं, यहां हिंदू कहते हुए शायद जबान लड़खड़ा जाती है। क्यों असीम वकार साहब? नहीं, अभी आपने मैडम गुजारिश करूंगा, आपने कहा था असीम वकार साहब आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं पत्रकार हूं ही नहीं। मैं सिर्फ लोगों को इंसानियत सिखाता हूं और सेकुलरिज्म सिखाता हूं। जिनमें अकल होती है वो सीख लेते हैं। थोड़ी सी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सिखा दीजिए। आप मेरा एक सुनिए मैडम, एक भी ट्वीट जब से मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया है, एक भी ट्वीट ऐसा दिखा दीजिए जो किसी धर्म जाति के खिलाफ हो, मैं आपके सामने सर झुका लूंगा। मैं देश के साथ, आपकी बात का, आप पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपकी पार्टी के सुप्रीमो की बात कर रही हूं। मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रही। आप एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप सिर झुकाएं ना झुकाएं, मेरे सामने झुकाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के सामने झुकाइए, भगवान के सामने झुकाइए। मैंने सिर्फ यही पूछा कि आपकी पार्टी क्या करती है और आप क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि मैं केवल इंसानियत और सेकुलरिज्म बताता हूं, और असीम जी को मैं 3 छोटे बिंदुओं में, असीम साहब मैंने आपके बीच में एक भी शब्द नहीं बोला, तो मुझे उम्मीद है आप मेरे 3 छोटे शब्द सुन लेंगे, उसके बाद आप बोलिए। उन्होंने बोला इंसानियत और सेकुलरिज्म मैं सबको सिखाता हूं। तो सर पहले तो अपनी पार्टी से मुस्लिमीन नाम हटा दीजिए, फिर तो सेकुलर कहलाएंगे ना। एक वर्ग के लिए ही आप लोग हैं। दूसरी बात, चलिए आप तो हिंदू टेरर तो लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं। कश्मीर में हिंदुओं का 7 बार नरसंहार हुआ, एक बार उसको इस्लामिक जिहाद कह दीजिए, वहां पर तो रलीफ सलीफ गरीब के नारे मस्जिदों से लगे ना। चलिए तीसरी बात आज इन्होंने मानी कि देखिए नाविका जी बड़ी डेवलपमेंट है। हर्षवर्धन जी इन्होंने कहा कि वहां के हिंदुओं को मोदी जी सब इकट्ठा करके ले आए। ये हिंदुओं को वहां पे परेशानी किससे, जरा वो भी तो बताओ। वो कौन सी पीसफुल कम्युनिटी है? मतलब कि इस्लामिक जिहाद हो रहा है, ये असीम वकार साहब ने माना। और चौथी बात देखिए, असीम साहब के साथ आज बुरा हो रहा है, नाविका जी बुरा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं क्यों। इनके बॉस, आपके बॉस कौन है मुझे नहीं पता, इनके बॉस कल मिले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्सल जनरल से, कॉन्सल जनरल ऑफ अमेरिका से मिले हर्षवर्धन जी। और वो यूनाइटेड स्टेट्स से मिले हैं जो कहता है हमास आतंकी है, पैलेस्टाइन नहीं, हम इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल को $3 बिलियन देता है। और ओवैसी साहब उनके साथ खड़े हैं। तो कहना है जय पैलेस्टाइन टीवी पर जय यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल करना है बाहर। तो मुझे लगता है कि एक बार आप जय इजराइल का नारा लगा दीजिए। आपके बॉस तो इजराइल के बॉस के साथ खड़े थे, बोलिए एक बार जय इजराइल। आपके बॉस मिले ना यूनाइटेड स्टेट्स से। नहीं, ये जो हिपोक्रेसी है और ये जो एक तरफ से कुछ कहना दूसरी तरफ से कुछ करना, ये शायद सेक्युलर लॉबी का एक पास टाइम बन चुका है, इनकी एक फितरत बन चुकी है। लेकिन लोकेश जिंदल जी, मैं सवाल यही पूछना चाहती हूं, कभी तो जाति के नाम पर विभाजन, एक बार मजहब के नाम पर विभाजन हुआ 1947 में। अब उसके बाद से जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का विभाजन यहाँ देश में, जाति के नाम पर विभाजन, अब राहुल गांधी आगे लेकर जा रहे हैं। आज तो अखिलेश जी ने कह ही दिया कि यादव और मुसलमान अफसर नहीं रहेंगे। अरे भाई, चुनाव अनाउंस नहीं हुआ, कोई इलेक्टोरल ड्यूटी पे लगा नहीं, पहले से ही जिन भूत नजर आने लग गए। और हिंदुओं के नाम पर राहुल गांधी जी का तो शायद ट्विटर अकाउंट ही खराब हो गया होगा, या मानो बांग्लादेश वाला वर्ड, हिंदू वाला वर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों लोकेश जिंदल जी? नाविका जी, वास्तविक जो परिस्थिति बांग्लादेश में है बहुत गंभीर है। वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनका जीवन खतरे में है। ऐसा कोई भी बयान जिससे वहां के कट्टरपंथ को हिंसा करने का एक मौका मिले, ऐसा कोई भी बयान किसी भी नेता को करने से बचना चाहिए। हमारा यहाँ पर तात्पर्य उन सभी अल्पसंख्यकों की मानव अधिकार और उनकी जान है, राजनीतिक रोटी सेकना नहीं है। हाँ, ऐसे कई नेता हैं जो उनकी चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर हम चाहते हैं कि उनका जीवन सुरक्षित रहे
तो प्रत्येक नेता को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए। और शेख हसीना जी अभी भारत में हैं और भारत में होने के कारण ये और भी ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बयानबाजी से वहां के हिंदुओं का जीवन और संकट में आ जाए। अच्छा जी, शहजाद जी, आपकी राजनीतिक पार्टी का ये इतिहास रहा है कि कट्टरपंथ पर, धर्म के नाम पर राजनीति की है। अच्छा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, 15 अगस्त को इसी कट्टरपंथ और इसी धर्म की राजनीति ने भारत का विभाजन किया था। अच्छा। तो इसे ना करे और वहां के हिंदुओं की रक्षा करे और इस पर राजनीति करने माफ कीजिएगा, ये पाठ किसी और को पढ़ाइएगा लोकेश जिंदल जी, कम से कम मेरे सामने ऐसा मत कहिए। मैं विभाजन से सफर किए हुए एक परिवार से आती हूं। मेरे पिताजी और माताजी दोनों बॉर्डर के उस पार लाहौर के पास रहते थे और लाहौर के पास अपना घर, अपना मकान छोड़कर नंगे पैर इस देश में आए हैं। विभाजन में तब क्या हुआ था, क्या पॉलिटिकल दाव चला गया था, वो किसी से छुपा नहीं है। जून 15 को 1947 में कांग्रेस पार्टी ने विभाजन को स्वीकारा था क्योंकि सत्ता जरूरी थी। ये दौर मैंने देखा है अपने माता पिता की आंखों से और किस तरह से तब विभाजन के क्या नासूर आज तक उनके दिमाग में छाए हुए हैं, मैं जानती हूं। मेरे पिताजी चले गए क्योंकि इस दुनिया से ये मन में रख के कि उनके सामने उनका घर जला दिया गया था क्योंकि वो एक हिंदू थे। नंगे पैर उस ट्रेन में भागकर आए थे जहां लाशें ही लाशें थी। और हर्षवर्धन त्रिपाठी, कांग्रेस से अब हमें पाठ सीखना पड़ेगा कि किसने विभाजन में क्या किया था। नहीं, अच्छा हुआ ये लोकेश जी ने ये चर्चा कर ली, क्योंकि इसकी बात तो आज होनी चाहिए। आज विभाजन विभीषिका दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसको शुरू किया था तो कांग्रेस ने कहा कि ये क्यों बुरी चीजों को, क्यों विभाजन जैसी विभीषिका को, उस पार्टीशन के हॉरर को याद करना चाहिए। माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार एलन कैम्पबेल जोहानसन वो लिखते हैं कि ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि उनको सरदर्द खत्म करना है तो सर ही काट देते। यानी जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी एक इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, एक जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी। दोनों इच्छाओं के बीच में, वरना क्या ऐसा हो गया कि शिमला में माउंटबेटन और एडविना के साथ छुट्टी पर जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और वहां पूरा का पूरा दस्तावेज तय हो जाता है, पूरा मसौदा वही लाकर कांग्रेस में वो स्थापित कराते हैं, उसी पर समझौता करा देते हैं। कोई पता नहीं कहां से कौन जाएगा। और एक, चूंकि आपने खुद झेला है आपके परिवार का मसला, जाने कितने गांव, जाने कितने इलाके हिंदुओं सिखों को खड़ा करके नरसंहार कर दिया। और आप कह रहे हैं कि इसको ये कोई राजनीति कोई कर रहा था। कौन कर रहा था राजनीति? किसने राजनीति की थी, आप बताइए। और क्या एक समय में यही स्थिति नहीं हो गई थी कि कांग्रेस को हिंदू और मुस्लिम लीग को मुस्लिम पार्टी कहा जाता था? आपको इतिहास तक का पता नहीं। करार में माउंटबेटन कहां से ले आए आप? शिमला करार 1945 का लॉर्ड वेवर मैं आपको जो बता रहा हूं, आपके माउंटबेटन के प्रेस सलाहकार एलन कैम्पबेल जोहानसन की पुस्तक है, उसको जाके पढ़िए। वो अलग अलग समझौतों को अलग अलग जगह मत जोड़िए, पढ़ लिख के आइए। और उन्होंने ये भी उसमें बताया है कि उस सारे समझौते में कांग्रेस के नेता जिस तरह से भाग लेते थे, और कांग्रेस का ही एक बड़ा वर्ग विभाजन के खिलाफ था, लेकिन नेहरू जी की इच्छा थी इसलिए वो विभाजन हुआ।